सामने आ रही है, जहां सदर प्रखंड के लेदा बजटो गांव में फूड पॉइजनिंग ने कहर बरपाया है। गांव में घूमकर गुपचुप छोला बेचने वाले से चाट खाने के बाद एक 6 साल के मासूम की मौत हो गई, जबकि 22 से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। एक साथ इतने लोगों की तबीयत बिगड़ने से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी है। वहीं मृतक रंजन कुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही गिरिडीह डीसी भी अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही मामले की गंभीरता से जांच के आदेश भी दिए। ये लोग संध्या को खाया और रात को जैसे ऐसे ये लोग कोई उल्टी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तब वहाँ पर डॉक्टर से दवाई फवाई दिलाया, तब सब उल्टी हो रहा है। तब हम लोग हम बोला यार यहाँ से कुछ कंट्रोल नहीं होगा, आप हॉस्पिटल ले करने की कोशिश करो। तब सगरे लेकर गांव में गया था और बच्चों ने और कुछ बड़ों ने भी चाट और गुपचुप खाए थे। उसमें छोले के साथ जो मटर का छोला बनता है और कुछ चने भी उसमें थे, वो सब बच्चों ने सबने खाए हैं और ये सब फूड पॉइजनिंग का मैटर लगता है। टोटल 18 बच्चे अभी हम लोग के पास यहाँ भर्ती है। 1-2 बच्चे कुछ प्राइवेट में भी हॉस्पिटल में भर्ती है और 2 बड़े हैं। एक बच्चे का अभी थोड़ा डेड है और उसको भी चेक कर लेते हैं अभी पोस्टमार्टम करके कि उसको कोई और कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। अभी जो बाकी बच्चे हैं वो सब नॉर्मल हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर एजाज अहमद जुड़ गए हैं। क्या खबर है एजाज? 22 लोगों की बीमार पड़ने की खबर सामने आ रही, क्या अपडेट है? बिल्कुल, ये बेहद ही दर्दनाक मामला है क्योंकि फूड पॉइजनिंग की वजह से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है, जिसकी पहचान 6 वर्षीय रंजन कुमार के रूप में की गई है। वहीं लगभग 22 लोग बीमार पड़ गए हैं फूड पॉइजनिंग की वजह से। बताया गया है कि सदर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले लेदा बजटों में जो गुपचुप और चाट खिलाते हैं वेंडर के माध्यम से, उनके द्वारा खिलाया गया। खाने के बाद ये रिएक्शन होना शुरू हुआ। एक कर लगभग 22 लोग बीमार पड़ गए हैं और एक की मृत्यु हो गई है। सभी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम के द्वारा इलाज किया जा रहा है। वहीं मृतक का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर मामले की जानकारी मिलते ही पूरे प्रशासनिक महकमा में हड़कंप मच गया। गिरिडीह उपायुक्त खुद अस्पताल पहुंचे हुए हैं और चिकित्सक ये प्रक्रिया का खुद जांच कर रहे हैं और डॉक्टरों एजाज, जो वो गोलगप्पा बेचने वाले शख्स थे, क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है? क्या उनके बारे में कोई खबर आई है? पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि बताया गया कि जिस वक्त गोलगप्पा लोगों ने खाया उसके लगभग 2-3 घंटे के बाद रिएक्शन होना शुरू हुआ। तब तक गोलगप्पे वाले वहां से दूसरे एरिया में मूव ऑन कर चुके थे और जैसे ही ये मामला और हाईलाइट हुआ तो जो गोलगप्पा बेच रहे थे वो कहीं भाग गए हैं या छिप गए हैं कार्रवाई से बचने के लिए। तो फिलहाल हालांकि पुलिस उन्हें भी पहचान करने में जुटी हुई है, छापेमारी कर रही है ताकि उन्हें पकड़कर पूछताछ की जाए कि आखिर किन किन सामग्रियों का उन्होंने इस्तेमाल किया था गोलगप्पा और चाट बनाने में। फिलहाल जो मरीज हैं जो बीमार पड़े हुए फूड पॉइजनिंग की वजह से, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बहुत शुक्रिया एजाज तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। तो धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में दर्दनाक घटना सामने हुई। सैर सपाटे के लिए आए छात्र की तालाब में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। वहीं स्कूल प्रबंधन की लापरवाही पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार निरसा के बेनागोरिया स्थित पीएम श्री स्कूल जवाहरलाल नवोदय विद्यालय के करीब 12 छात्र घूमने के लिए पहाड़पुर तालाब पहुंचे थे। सभी छात्र तालाब में नहाने लगे। हम तो इसमें दोषी उन्हीं को ठहराएंगे। इनके ऊपर बेनागोरिया नवोदय स्कूल जितने भी हमारे प्रिंसिपल से लेके जितना भी टीचर है, कठोर से कठोर कानून इन लोगों के ऊपर सरकार विभाग कसे और इन लोगों को तुरंत सस्पेंड करने का काम करे। वही बड़ी दुख देखिए कितना बड़ा ये है कि इनका पानी का हर चीज का व्यवस्था है, लेकिन आपका सिक्योरिटी का व्यवस्था नहीं है। आज अगर सिक्योरिटी का व्यवस्था रहता, अगर स्कूल टाइट रहता
तो निश्चित है कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। जाना चाहिए उनके ऊपर तुरंत एकदम उसको सस्पेंड किया जाएगा। खबर खूंटी से है, जहां मुरहू थाना क्षेत्र के डेढ़केला गांव में रात को डकैती करने आए डकैती से पिता और पुत्र भिड़ गए। होटल मालिक केदार अहिर के घर हथियार के साथ पहुंचे डकैत का साहस दिखाते हुए पिता और पुत्र ने विरोध किया। डकैतों ने केदार पर पिस्टल से फायर किया, लेकिन फायर नहीं हुआ। इसके बाद बेटे ने एक डकैत को दबोचा तो दूसरे ने उस पर गोली चला दी और गोली उसकी जांघ में लगी, जिसके बाद पिता केदार अहिर ने एक डकैत को धर दबोचा। पकड़े गए डकैत की ग्रामीणों की ओर से सेंद्रा की तैयारी थी, लेकिन पुलिस की सक्रियता से सेंद्रा को टाल दिया गया। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ ने डकैत को गिरफ्तार किया और उसे कारोबारी के बेटे के साथ अस्पताल में भर्ती कराया। हजारीबाग में चौपारण थाना क्षेत्र का दनुआ घाटी फिर सुर्खियों में है। दनुआ घाटी में एक टेलर में अचानक भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे टेलर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वो पूरी तरह जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही चौपारण पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि टेलर मालिक को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। आखिर कब तक दनुआ घाटी में मासूमों का खून बहता रहेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि हजारीबाग की दनुआ घाटी पूरे राज्य में मौत की घाटी के नाम से जानी जा रही है। आए दिन यहाँ की धरती खून से लाल होती रहती है। मौत के आंकड़े भी लोगों के रूह को कपा देने वाली है। इस साल महज 4 महीने में लगभग 25 लोगों की जान जा चुकी है। शनिवार को 6 लोगों की मौत ने इस घाटी को और भी अधिक भयावह बना दिया। ये रिपोर्ट देखिए। इस खूबसूरती से बच के रहना, ये बेहद खतरनाक और जानलेवा है। दनुआ घाटी हादसों का हॉट स्पॉट। मौत की घाटी का क्या है रहस्य? कब रुकेगा मौत का सिलसिला? किसी ने सही ही कहा है कि खूबसूरती अक्सर जानलेवा होती है। हजारीबाग की दनुआ घाटी एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक मोड़, जहां हर दिन किसी ना किसी की जान जा रही है। रोड का जो मापदंड है वो रोड ही ठीक नहीं है। ना रोड में लाइट है, ना बोर्ड है, ना किसी तरह का NHI के द्वारा यहाँ किया गया, ना चौड़ीकरण किया गया। तेज रफ्तार, खतरनाक घुमावदार सड़कें और सुरक्षा इंतजामों की कमी, ये तीनों मिलकर दनुआ घाटी को डेथ जोन बना रही हैं। आए दिन यहां गाड़ियां अनियंत्रित होकर खाई में गिर जा रही हैं और हर हादसे के बाद वही सवाल उठता है, जिम्मेदार कौन? कि छोटी गाड़ियों और बड़ी गाड़ियों को अलग अलग लेन में डिवाइड कर दिया जाए। एक लेन छोटी सी बनाई जाए जिसमें सिर्फ छोटी गाड़ी एंटर हो, और एक बड़ी लेन रहे जिसमें कि बड़ी गाड़ियां ही एंटर हो। और जो भी साइनेज है, जो भी रंबल स्ट्रिप्स हैं और जो भी अन्य चीज़ें खराब हो गई हैं, उसको ठीक किया जाए, ताकि तत्काल 2 बड़ी गाड़ियों के बीच में छोटी गाड़ियाँ जो चल रही हैं तो उसमें कोई हिट हो और एक्सीडेंट हो, उसकी समस्या जो है वो घटेगी। 25 अप्रैल 2026 दिन शनिवार, एक ही परिवार के 5 लोग और एक ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत ने इस घाटी को और अधिक डरावना बना दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ की धरती खून से लाल हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति जो इस घाटी से गुजरता है वह ऊपर वाले से प्रार्थना करता है कि 17 किलोमीटर की दूरी सलामती से पार कराए। उसमें एक बड़ी गाड़ी जो स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने एक छोटी गाड़ी को हिट किया है और वो छोटी गाड़ी फिर सामने वाली गाड़ी में अंदर चली गई, मृत्यु भी हो गई। तो ये बहुत दुखद है और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं। स्थानीय लोग बार बार चेतावनी दे चुके हैं कि घाटी में ना तो पर्याप्त बैरिकेडिंग है और ना ही रात के समय सही लाइटिंग। कई जगहों पर सड़कें टूटी हैं जिससे ड्राइवर का नियंत्रण खोना आसान हो जाता है, लेकिन अब इन हादसों के बाद कोई सार्थक पहल नहीं हो पा रही है। नतीजतन दुर्घटनाओं का दौर लगातार जारी है। इस जोन को काला जोन भी
घोषित कर चुका है, लेकिन अभी तक उस पर कोई सटीक कार्रवाई नहीं ली जा चुकी है। पूरा परिवार का परिवार उजड़ जाता है इस तरह की दुर्घटनाओं में। और मुझे लगता है कि अब माननीय उच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस विषय पर, क्योंकि पदाधिकारियों से अब हम लोगों की उम्मीदें मर चुकी हैं। हर बार आश्वासन मिलता है, हालांकि बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, रेड टैपिंग वगैरह किए गए हैं, कुछ साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन वो नाकाफी है। दनुआ घाटी सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर अभी भी कदम नहीं उठाए गए तो ये हादसे यूं ही लोगों की जान लेते रहेंगे। सवाल उठता है कि क्या सड़क सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है? कब लगेंगे पर्याप्त गार्ड रेल, चेतावनी संकेत और स्पीड कंट्रोल सिस्टम? न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से संवाददाता सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी महिला मोर्चा के आक्रोश मार्च पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने विवादित बयान दिया था। इरफान अंसारी ने गर्मी में प्रदर्शन के दौरान तबीयत खराब होने पर क्रियाक्रम करने की बात कही थी। इस बयान पर झारखंड बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री का काम क्रियाक्रम करना नहीं बल्कि स्वास्थ्य देखना है। आरोप लगाया गया कि स्वास्थ्य मंत्री और उनका विभाग जल्लाद बन चुका है। राफिया नाज ने कांग्रेस के डीएनए में ही महिलाओं का अपमान करना बताया। कि एक स्वास्थ्य मंत्री का जो दायित्व होता है वो अंतिम संस्कार करने का नहीं, वो स्वास्थ्य व्यवस्था को कुशल सुदृढ़ बनाने का, लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान रखने का, ये शायद स्वास्थ्य मंत्री भूल गए। और जब स्वास्थ्य मंत्री अपने दायित्वों को भूलते हैं तो उसे स्वास्थ्य मंत्री नहीं जल्लाद कहते हैं। और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जल्लाद बन चुके हैं। और जल्लाद सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री नहीं, पूरी कांग्रेस बन चुकी है जो महिलाओं के हक और अधिकार की हनन करने के पीछे लगी है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को लेकर प्रदेश बीजेपी वार पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि बीजेपी शुरू से ही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को लेकर हमलावर रही है। कांग्रेस ने कहा कि इरफान अंसारी को लेकर बीजेपी एक मानसिकता से ग्रसित है और उसी को लेकर निशाना बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर बीजेपी और उनके तमाम नेता हमलावर रहते हैं। अगर किसी तरह की कोई घटनाएं आती है, कोई नेग्लिजेंसी लापरवाही की भी बात आती है, उस पर वो त्वरित कार्रवाई भी करते रहते हैं। तो कहीं न कहीं आप सब समझ सकते हैं कि एक मानसिकता से ग्रसित है भाजपा और उसी के तहत वो डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री पर अनलगर आरोप और हमलावर रहती है। खबर चाईबासा से है, जहां मनोहरपुर और आनंदपुर प्रखंड के सीमा क्षेत्र में कोयल नदी में बालू के करीब 4 फीट नीचे राधा कृष्ण की मूर्ति मिली है। देखते ही देखते ये स्थान आस्था का केंद्र बन गया। स्थानीय लोगों ने मौके पर भगवा झंडा गाड़ दिया और भीषण गर्मी से मूर्ति को बचाने के लिए लकड़ी पेड़ों की शाखाओं से अस्थायी छत भी बना दी। श्रद्धालु यहां पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। कई ग्रामीण इस प्रतिमा को विधिवत किसी मंदिर में स्थापित करने की योजना भी बना रहे हैं। दरअसल कोयल नदी का जलस्तर काफी कम हो जाने पर पास के गांव तक पानी पहुंचाने के लिए जेसीबी से खुदाई की जा रही थी। इस दौरान मशीन अचानक किसी ठोस वस्तु से टकराकर रुक गई। कुछ देर बाद मशीन को फिर चालू कर जब उस स्थान की खुदाई की गई तो बालू के नीचे से राधा कृष्ण की मूर्ति निकली। मूर्ति मिलने को लेकर क्षेत्र में अलग अलग तरह की चर्चाएं भी चल रही है। कुछ लोग इसे भगवान श्री कृष्ण की लीला मान रहे हैं तो कुछ का कहना है कि ये मूर्ति पहले किसी के घर में रही होगी और बाद में नदी में विसर्जित कर दी गई। बोकारो में बढ़ती गर्मी के बीच देसी फ्रिज यानी मिट्टी के घड़े और सुराही की मांग तेजी से बढ़ गई है। लोग अब प्राकृतिक ठंडक और सेहत के फायदों को देखते हुए फ्रिज के बजाय पारंपरिक विकल्प अपना रहे हैं। शहर के चौक चौराहों पर घड़े की दुकानों पर भीड़ देखने को मिल रही है, जहां घड़े 150 से 250 रुपए तक बिक रहे हैं। चंदन कियारी क्षेत्र में आने वाले महिलाएं महीनों की मेहनत से इन्हें तैयार कर शहरों में बेचकर अपनी आजीविका चला रही हैं। गर्मी के इस मौसम में ये घड़े न सिर्फ ठंडा पानी दे रहे हैं
बल्कि परंपरा और रोजगार का भी सहारा बन रहे हैं। फायदा तो सेहत के लिए है। लोग आजकल फ्रिज से ज़्यादा घड़े का पानी पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो घड़े का प्रचलन भी इधर पहले की अपेक्षा मैं देख रही हूँ जैसा लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है और स्वास्थ्य को अच्छा बना के रखता है। फ्रिज के पानी के कंपेयर में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी चीज़ को प्रेफर करें तो अच्छा है। और ये हमारे मतलब जो इसका बिजनेस कर रहे हैं, जो कुम्हार भाई लोग हैं, उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। एक तरह से हम उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ये करना भी चाहिए, समाज के लिए भी अच्छा है। इसका फायदा है, पानी नेचुरल तरीके से ठंडा होता है। फ्रिज का पानी पीने से गला खराब होता है, फ्रिज का पानी पीने से गला खराब नहीं होता। सभी उम्र का बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सबको इसका पानी पीना चाहिए। इसमें मिनरल्स ज़्यादा मिलता है नॉर्मल पानी से। फ्रिज के पानी से मिनरल्स कम हो जाता है, जो नेचुरल पानी रहेगा। और इसका पानी ज़्यादा टाइम नहीं लगता ठंडा होने में, और लंबे टाइम तक ठंडा रहता है। हम लोग को 3 महीना बनाने के लिए लड़का बच्चा सब खाट के हम लोग परेशानी है। आके के फिर यहाँ पर बैठो इतना बड़ा धूप में, तो बोलेगा 300 जी घड़ा है, तो बोलेगा जे अरे 150 देगा, कोई बोलेगा 130 देगा। फायदा मेरे हम लोग को कुछ नहीं है, तो क्या करेगा पेट के लिए हम लोग। लार्जेस्ट वर्ल्ड टूर ऑन फूड जर्नी की टीम सिमडेगा पहुंच चुकी है, जो विश्व शांति, पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता का संदेश लेकर देश विदेश में पदयात्रा कर रही है। ये टीम भारत सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से झारखंड के सभी 24 जिलों में अभियान चला रही है। सिमडेगा में टीम स्कूलों और कॉलेजों में जाकर सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। ये अभियान 28 अप्रैल तक जिले में जारी रहेगी, जिसके तहत रैलियां, संवाद और कई जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आप लोगों की जान जब हम लोग यहाँ पहुंचे सिमडेगा में, तो यहाँ के डीसी साहब ने तुरंत हम लोग को सहयोग प्रदान करते हुए यहाँ के जो स्कूल कॉलेज हैं और जो ग्राम सभाएं हैं वहाँ हम लोग को पहुँचाया, और आम जनता से हम लोग मिल रहे हैं। और उनको हम लोग यही बता रहे हैं कि जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं आप लोग, तो उसके बदले में कम से कम 5 पौधे जरूर लगाएं। सभी युवाओं से अपील करूंगा कि वो जब भी सड़कों पर चले ड्रिंक बिल्कुल ना करें, और दूसरा कान में फ़ोन लगा के बात ना करें, और तीसरा ये कि गाड़ी बहुत ढंग से चलाएं, स्पीड कंट्रोल रखें, ज़्यादा स्पीड से ना चलें, और जब तक आपका लाइसेंस ना बन जाए तब तक वाहन को बिल्कुल भी ना छुएं। जामताड़ा के इंदौर स्टेडियम में अस्मिता लीग 2025-26 के प्रथम चरण का सफल आयोजन हुआ, जिसमें बैडमिंटन, ताइक्वांडो और टेबल टेनिस प्रतियोगिता में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विभिन्न आयु वर्गों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक अपने नाम किए। इस दौरान जिला खेल पदाधिकारी तूफान कुमार पोद्दार ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित कर निरंतर अभ्यास के लिए प्रेरित किया। अगला चरण 29 अप्रैल को आउटर स्टेडियम में फुटबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता के साथ आयोजित होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है, जहां नशे के काले कारोबार पर दबिश देखने को मिली। सभी थानेदारों को एसएसपी का निर्देश, नशे के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए जाएंगे। एसएसपी खुद अभियान की समीक्षा करेंगे। एनडीपीएस एक्ट के आरोपियों पर नजर रखी जाएगी। हॉटस्पॉट चिन्हित कर कार्रवाई होगी। मंदिर, पार्क और पब्लिक प्लेस पर निगरानी रहेगी। नशा आने वाली नस्ल को बर्बाद करता है। यही वजह है कि झारखंड ने इस बार नशे के खिलाफ अपनी लड़ाई को और ज्यादा तेज कर दिया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार अफीम की खेती में कमी आई है। हालांकि लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी है। अब जरूरत है नशे के खिलाफ जारी जंग को तेज करते हुए अंजाम तक पहुंचाने की, ताकि नशे के दलदल में फंसने से युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। नशे के खिलाफ जंग का आगाज, मिशन मोड में आई झारखंड सरकार। पुलिस और एनसीबी का ज्वाइंट एक्शन, सख्ती का असर, अफीम की खेती घटी। झारखंड में नशे के खिलाफ जंग का आगाज हो चुका है। झारखंड पुलिस और एनसीबी की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। अफीम की खेती नष्ट की जा रही है।
साथ ही सख्ती बरतने के साथ जागरूकता की मुहिम भी जारी है। अलर्ट मोड में आई पुलिस की मेहनत का ही नतीजा है इस बार अफीम की खेती कम हुई। जो भी हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं उनकी वेरिफिकेशंस को लेके सभी जिलों को, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स को जो ज़्यादा अफेक्टेड हैं उनको निर्देश दिए गए हैं ताकि अफीम की खेती अगर कहीं हुई भी है, जो इस बार बहुत ही कम हुई है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर और लास्ट 2-3 ईयर्स जो डेटा बताता है और जो सैटेलाइट इमेज बताता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो। एक नजर डालते हैं झारखंड में अफीम की खेती के हॉट स्पॉट बने 8 जिलों पर, जिनमें शामिल हैं चतरा, रांची, खूंटी, लातेहार, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और रामगढ़। सैटेलाइट इमेज से इन जिलों में अफीम की खेती की पुष्टि हुई। एनसीबी की रिपोर्ट के अनुसार अफीम की खेती चतरा के 10, खूंटी के 5, हजारीबाग में 3, लातेहार के 2, पश्चिमी सिंहभूम में 2, रामगढ़ के पतरातू में 1 और रांची के 1 थाना क्षेत्र में हो रही है, जिसे नष्ट करने के निर्देश दिए गए। सीआईडी एडीजी की माने तो अफीम की खेती पहले की तुलना में कम हुई, लेकिन खत्म नहीं हुई। ऐसे में इन 8 जिलों के एसपी को स्पेशल निर्देश दिए गए। सैटेलाइट से मिले इमेज से इस बात की पुष्टि हुई है, जहां पहले अफीम की खेती होती थी वहां आज दूसरी फसल लहलहा रही है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वहाँ के लोगों ने इसको पॉजिटिवली लिया है और बहुत जगह चेंजेस भी हुए हैं। जहाँ पे पहले अफीम की खेती थी तो वहाँ हम लोगों ने पाया है कि नॉर्मल क्रॉप्स पे लोग शिफ्ट कर गए हैं। तो ये देखिए, दोनों चीज़ों का कंबाइंड इम्पैक्ट होता है, लगातार रिव्यू करने का, सरकार की तरफ से निर्देश जारी करने का और उसके साथ साथ जो फिर भी नहीं मानते हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का। झारखंड में न सिर्फ अफीम की खेती की जाती है, बल्कि इसके साथ ही इसे खपाया भी जाता है। चतरा जैसे जिलों में अफीम की प्रोसेसिंग भी की जा रही है, जिससे इस कारोबार में लगे माफिया बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। जरूरत है नशे की खेती की जड़ पर करारा प्रहार की, ताकि इसकी जड़ों से फिर कोई पौधा ना निकल सके और आने वाली पीढ़ी बर्बाद होने से बचे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।